Hello friends, welcome to lecture on GET series. In this lecture video, we will learn about the phase rule and how to read the phase diagram. First, starting with the phase diagram, the definition of the phase diagram. The phase diagram is basically a graphical representation of a physical state of a substance under different condition of temperature and pressure. This phase diagram is governed by a इक्वेशन दैट इज कॉल्ड फेज इक्वेशन। इसमें जो वेरिएबल्स हैं कुछ और कुछ कांस्टेंट है। तो फर्स्ट इज द कांस्टेंट इज +2। ये इसके बारे में क्यों +2 है इसको हम थोड़ा आगे चल के देखेंगे। फर्स्ट स्टार्टिंग विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन ये द नंबर ऑफ इंटेंसिव पैरामीटर दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर टू कंप्लीटली डिफाइन द सिस्टम। मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ये डिफाइन करता है कि हमारा जो फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस है उसका मूवमेंट कितनी डायरेक्शन में हो रहा है। सपोज अगर हम वाटर के केस में लें H2O, तो इसकी जो 3 स्टेट है सॉलिड, लिक्विड और वेपर, तो इसमें जो इसका मूवमेंट अगर 1 डायरेक्शन में हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 है, जिसका मतलब कि ये डायरेक्शन जो है यूनिवेरिएंट हुआ। और अगर ये 2 डायरेक्शन में हो रहा है तो इसको बोलते हैं डाइवेरिएंट। इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन मूवमेंट जो होता है 2 डायरेक्शन में हो रहा है। अगर इसका डायरेक्शन अगर 3 में हो रहा है, जनरली 3 होता नहीं है लेकिन अगर फिर भी हो रहा है तो इसे बोलेंगे ट्राइवेरिएंट। मतलब इसका मूवमेंट 3 डायरेक्शन में हो रहा है। जनरली ये जो है लिक्विड के केस में होता है और ये जो है वेपर के केस में होता है। अब अगर सपोज कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 है तो इसे हम बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। मतलब कि यहाँ पे मूवमेंट जो है स्टॉप है। इनवेरिएंट पॉइंट्स एक तरह का इक्विलिब्रियम सिस्टम को शो करता है। और यहाँ पे इन जनरल इक्विलिब्रियम कोई ज़रूरी नहीं है कि इनवेरिएंट पे इक्विलिब्रियम हो, लेकिन फिर भी मानते हैं कि वहाँ पे मूवमेंट लगभग स्टॉप हो चुका है और वहाँ पे फाइनल क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। इसको हम आगे और मोर क्लियर होगा, आगे समझते हैं। सेकेंड इज कंपोनेंट। कंपोनेंट इज द मिनिमम मिनरल केमिकल कॉन्स्टिट्यूट in a system that must be defined the all phases। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर H2O का है सॉलिड, लिक्विड और वेपर, इसमें 3 फेज है, एक सॉलिड का, एक लिक्विड का, एक वेपर का है। तो कंपोनेंट H2O है, क्या ये कंपोनेंट सिर्फ एक होगा या फिर 3 होगा? क्योंकि फेज 3 है, लेकिन ये मिनिमम केमिकल कॉन्स्टिट्यूट को रिप्रेजेंट करता है C। तो इसमें सॉलिड के लिए भी H2O ही है, लिक्विड के लिए भी H2O ही है और वेपर के लिए भी H2O ही है। तीनों फेज के लिए एक ही कंपोनेंट जिसका केमिकल फार्मूला जो है सेम है, इसलिए यहाँ पे जो है मिनिमम नंबर ऑफ की बात की गई है। तो यहाँ पे सिर्फ इसका कंपोनेंट एक ही होगा। ये और क्लियर होगा जब हम मिनरल्स के केस में पढ़ेंगे, लेकिन इन जनरल समझने के लिए इतना ठीक है। थर्ड इज द 5, दैट इज द नंबर ऑफ फेजेस। Number of phases is defined as the phase is defined as the mechanical separable constituent। मतलब कि ये सॉलिड, लिक्विड और वेपर का अगर 3 फेज है तो ये एक तरह से मैकेनिकली सेपरेबल है। मतलब कि तीनों अलग अलग नेचर में दिखता है, डिस्टिंक्ट है ये। मतलब कि इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई नेचर में अगर रॉक फॉर्म हुआ है और उसकी फेज डायग्राम की स्टडी करें तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा फेज कब किस समय कैसे बना और कितने टेम्परेचर प्रेशर पे बना। तो ये इसका फेज डायग्राम का ब्यूटी है। और फेज डायग्राम को रीड कैसे करते हैं उससे पहले हम कुछ सर्टेन थिंग्स को समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक पॉइंट होता है यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट एक बेसिकली एक पॉइंट होता है जहाँ पे मिनरल फाइनल क्रिस्टलाइज करता है। तो यूटेक्टिव पॉइंट क्या हर मिनरल्स के लिए बनता है? नहीं, ये यूटेक्टिव पॉइंट तभी बनता है जब हमारा मिनरल का जो सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम, वो अगर सेम हो। एग्जांपल के लिए जैसे कि सेम नहीं डिफरेंट हो। एग्जांपल के लिए अगर हम क्वार्ट्ज का केस लें और फेल्डस्पार का केस लें। फेल्डस्पार में अगर हम एल्बाइट या नॉर्थसाइट ले लेते हैं, क्वार्ट्ज जो है हेक्सागोनल में क्रिस्टलाइज करता है, कभी कभी ट्राइगोनल जो उसका हेक्सागोनल सब डिवीजन है उसमें भी क्रिस्टलाइज करता है। और ये जो फेल्डस्पार है वो जनरली जो एनॉर्थाइट है वो ट्राइक्लिनिक में क्रिस्टलाइज होता है।
ये दोनों का क्रिस्टल सिस्टम अलग अलग है। तो यहाँ पे जो मिनरल क्रिस्टलाइज होगा वो फाइनल मिनरल यूटेक्टिक पॉइंट पे क्रिस्टल, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम है, तो यहाँ पे यूटेक्टिक बनना ही बनना है। और दूसरा, अगर इन दोनों का क्रिस्टल सिस्टम अगर सेम होता है, जैसे कि अल्बाइट और नॉर्थ साइड दोनों ट्राइक्लिनिक में, तो वहाँ पे ये यूटेक्टिक पॉइंट्स का कंसेप्ट नहीं आएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे सॉलिड हो गया, जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्सपार का दोनों का वो रहेगा सॉल्यूशन। और ये जो हो गया, ये पॉइंट जो होगा यूटेक्टिक हो गया। तो यूटेक्टिक पॉइंट का जो खास बात ये होता है कि ये लोएस्ट टेम्परेचर पॉइंट को शो करता है, जहाँ पे लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज भी यहीं पे मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फेज, दो फेज ये मिला, एक लिक्विड का और एक उसका सॉलिड का फेज मिला, और एक फेज ये तीसरा जो कंपाउंड बन रहा है उसका 3 फेज मिला। और दूसरी बात, ये यूटेक्टिव पॉइंट इनवेरिएंट होता है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम फेज की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो वो 0 होती है। और तीसरा चीज़, अगर इस सिस्टम को रिवर्स करें तो यहाँ पे जो सॉलिड होने के बाद जो सबसे पहले मेल्ट जनरेट होगा वो यूटेक्टिक पॉइंट पे ही जनरेट होगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ये तो खास बात हो गई यूटेक्टिक की। अब हम चलते हैं इस पे सेकेंड चीज जो है सॉलिड सोल्यूशन। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि 9 तरीके के सॉलिड्स, 9 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, जैसे लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, गैस टू गैस। तो इसमें एक सॉलिड टू सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है। तो इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक आटा है और एक बेसन है, दोनों को मिक्स किए और उसकी रोटी बनाए। तो अगर हम उसे टेस्ट करेंगे तो उसमें जो स्वाद हमको मिलेगा वो हर जगह से आटे बेसन का मिलेगा। तो हालांकि ये सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन का कंसेप्ट भी ऐसे ही है कि उसमें जो सॉलिड सॉल्यूशन हमारा बना है उसमें जो प्रॉपर्टी, अगर एक मॉलिक्यूल्स को उठाएं उसमें से और उस प्रॉपर्टी को चेक करें तो दोनों कंपोनेंट का, जो दो कंपोनेंट का सॉलिड सॉल्यूशन बना है, दोनों की प्रॉपर्टी उसमें होगी। तो इसमें होता है क्या है कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है उसमें दूसरे कंपोनेंट का मॉलिक्यूल्स आकर के एडजस्ट हो जाता है। तो ये एक सॉलिड सॉल्यूशन हुआ। तो सॉलिड सॉल्यूशन बनता कब है? सॉलिड सॉल्यूशन तभी बनता है जब मिनरल्स का क्रिस्टल सिस्टम सेम हो। तो इसको समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें अल्बाइट और अनार्थाइड जो फेल्सपार के दो हैं, दोनों ट्राइक्लिनिक सिस्टम में हैं। तो अल्बाइट का जो फार्मूला होगा सोडियम Al Si3O8, और एनार्थाइड का जो होगा एनार्थाइड का होगा CaAl2Al Si2O8, ये एनार्थाइड का हुआ। अगर हम इसको उससे देखें एक फेज डायग्राम में, तो ये हो गया आपका, अल्बाइट को हम AB से शो कर देते हैं, एनार्थाइड को An से। तो अल्बाइट जो क्रिस्टल सिस्टम का अल्बाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 1120 से 1110 के बीच में होता है। तो मान लेते हैं 11-12 डिग्री सेंटीग्रेड, और एनार्थाइड का जो होता है 1553 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो बनेगा सॉलिड सॉल्यूशन इस तरीके का बनेगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स जो हैं फॉर्म होते रहेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर और इसका कंपोजिशन चेंज होता रहेगा। इस चीज़ को भी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम कैसे ये चेंज हो रहा है, किस तरीके से कब कहाँ पे इक्विलिब्रियम सिस्टम आ रहा है। ये जो जोन ऑफ द लिक्विड हो गया, ये जोन ऑफ द सॉलिड हो गया, ये जोन ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, जिसमें इसकी पूरी प्रॉपर्टी अल्बाइट और अनार्थाइड की प्रॉपर्टी इसमें है। और क्रिस्टल सिस्टम दोनों का सेम हुआ, मतलब कि ये भी ट्राइक्लिनिक में, ये भी ट्राइक्लिनिक में, अगर यहीं पे तब सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, मतलब कि जो कंपोनेंट है उसका क्रिस्टल सिस्टम सेम होना चाहिए। और थर्ड जो है वो होता है पेरिटेक्टिक पॉइंट। पेरिटेक्टिक पॉइंट भी एक तरह का इनवेरिएंट पॉइंट होता है, लेकिन ये इंटरमीडिएट कंपाउंड और अनस्टेबल कंपाउंड के बीच में बनता है। सपोज कि अगर क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार है, तो क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार जो है डायरेक्टली नहीं बन गया है, क्योंकि क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, जिसमें तब जाकर के ये क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार बना है। इसको भी हम आगे पढ़ते हैं। तो वो इनवेरिएंट पॉइंट जो होता है वहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, लेकिन दैट इज नॉट ए फाइनल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि वहाँ पे इनइक्विलिब्रियम सिस्टम एक तरह का जनरेट होता है, जो
मूवमेंट उसका थोड़ा सा और आगे होता है यूटेक्टिक से पहले, तब जाके वहाँ पे वो यूटेक्टिक पे जाता है। लेकिन वो अनस्टेबल होता है, तो वो जब तक अनस्टेबल है तब तक वो दैट्स एक्ट एज ए यूटेक्टिक, और जैसे ही टेम्परेचर प्रेशर अगर उसके मुताबिक नहीं रहा तो वो मूवमेंट आगे हो जाता है, मतलब कि वो यूटेक्टिक पे शिफ्ट हो जाता है, और दैट इज़ द रोल ऑफ द पेरिटेक्टिक। इसको भी हम आगे एक अच्छे एग्जांपल्स को लेकर के पढ़ेंगे। और एक फाइनल और लास्ट जो है कांग्रुएंट मेल्टिंग एंड इनकांग्रुएंट मेल्टिंग। कांग्रुएंट मेल्टिंग वो कांग्रुएंट मेल्टिंग क्या होता है कि where a phase melt to a liquid with the same composition of the solid। मतलब कि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई सॉलिड है ए है और ये ब्रेक करके लिक्विड बनाया, प्लस इसमें से कुछ पार्ट बना जो सॉलिड रह गया और कुछ लिक्विड का रह गया, तो ये सॉलिड की जो ए है ये सेम है इसका जो पेरेंट मटेरियल है, तो यहाँ पे ये जो मेल्ट हुआ कांग्रुएंट मेल्टिंग हो गया। अब अगर इनकांग्रुएंट मेल्टिंग की बात करें, अगर ये सॉलिड है, अगर ये ब्रेक करके लिक्विड किया, तो यहाँ पे जो सबस्टेंस इसका जो बच करके जो इसमें से लिक्विड पार्ट निकल गया, इसका पूरा नेचर ही चेंज हो गया, ये बन गया बी। दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल, दिस इज अ सॉलिड। तो दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड इनकांग्रुएंट मेल्टिंग, और ये कांग्रुएंट मेल्टिंग। तो कांग्रुएंट इनकांग्रुएंट मेल्टिंग के बारे में भी सीख लें। अब हम फेज डायग्राम को कैसे रीड करते हैं इस चीज को समझेंगे। इसके लिए भी एक वाटर का ही एग्जांपल लेते हैं, H2O का। हाँ, एक चीज और तो छूटी गया, यहाँ पे जो 2 है दैट इज द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 2 है, तो इसका मतलब कि सिस्टम में 2 वेरिएबल है, मतलब कि प्रेशर और टेम्परेचर। अगर यही 1 होता इसका मतलब या तो यहाँ पे प्रेशर है या तो यहाँ पे टेम्परेचर है। उस चीज़ को भी हम आगे देखेंगे कि जब वेरिएबल 1 होता है तो फेज डायग्राम कैसे बिहेव करता है, जब वेरिएबल 2 होता है तो फेज डायग्राम कैसे बिहेव करता है। तो H2O में हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। तो इसका ग्राफ इस तरीके से गया, यहाँ से ये हुआ, दैट इज द जोन ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, टी एंड सी। सी इज ए क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो ये इस लिक्विड की तरफ तो मूव ही नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा रखने पर टेम्परेचर आप बढ़ाइए तो उसका स्टेट तो चेंज ही नहीं होगा, सॉलिड का सॉलिड ही रह जाएगा। सेकेंड, ये जो टी है दैट इज अ ट्रिपल जंक्शन पॉइंट, जहाँ पे 3 एरिया का फेज जो है सॉलिड, लिक्विड और वेपर का फेज मैच कर रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ द ट्रिपल जंक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे हम इस ट्रिपल जंक्शन पॉइंट पे देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। फेज यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो फेज हमारा हो गया 3। कंपोनेंट जो है वेरिएबल्स 2 है, प्रेशर टेम्परेचर 2 है, और कंपोनेंट जो है वो H2 है 1 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गया ये हो गया 0, मतलब कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो होगा ही नहीं आगे। तो ये इस जगह को हम बोलते हैं, क्योंकि चूंकि इंटरमीडिएट कंपाउंड कोई बना नहीं है, तो ये एक तरह से ये एक स्टेबल पॉइंट है। स्टेबल पॉइंट यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज भी यहीं पे मिल रहा है, तो ये एक तरह का होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर हम इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे यहाँ पे 2 फेज है, फेज 2 हो गया, और जो कंपोनेंट है वो 2 है, और ये कंपोनेंट 1 है और वेरिएबल 2 है, तो ये हो गया 1। तो मूवमेंट इसका मतलब कि आगे हो रहा है, तभी तो ये आगे जा रहा है लिक्विड की तरफ। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 ही आएगा, यहाँ पे भी 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हम फेज डायग्राम को रीड करते हैं कि कैसे, कहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, यूटेक्टिक पॉइंट कहाँ पे बनेगा, और मिडल का स्टेबल कंडीशन में कब पहुंचेगा। आई होप दिस लेक्चर वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर टू ऑल for get preparation. If really enjoy this video, please like, share and subscribe. Thank you.